Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NG Khan Academy. Chapter number 2 Biological Molecules और Biochemistry के नाम से आप जानते हैं इसको. The most important, the most conceptual and the most basic chapter of your course. अगर मैं सिलेबस की बात करूं 2022 के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की, तो बेटा A to Z फुल चैप्टर आपने पढ़ना है. बेसिक से लेकर वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये सारे टॉपिक्स A to Z आपने इसको लेके चलना है, इसको पढ़ना है. तो स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले बेसिक से. बेसिक्स को आपने समझना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. कहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं इसकी तरफ जरा गौर करते हैं. सबसे पहले डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते किसको हैं और बने किस चीज से हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या है, जरा गौर से देखें. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आपने उन मॉलिक्यूल्स को कहना है दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी. तो मैं आसान से लिख लेता हूं, मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग बॉडी आर अ लिविंग सेल. किसी लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. अब जैसे ही एग्जाम्पल्स आपके जहन में आएंगे तो फिर आप आसानी से इसको सीख सकेंगे. तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं. देखिए, आपकी बॉडी में वाटर है, आपकी बॉडी में प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी है. तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है. अब क्वेश्चन ये है, जनरली मॉलिक्यूल बना होता है एलिमेंट्स से, एटम्स से. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट्स, कौन से एटम्स से बना होगा. याद कर लें कि इधर ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स. ये किन चीज़ों से बने हैं, बायो एलिमेंट्स. अब अगर आप गौर करें तो ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं. इनमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ये 26 आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स हैं. बट ये सारे के सारे 118 बायो एलिमेंट्स नहीं हैं. एक्चुअली बायो एलिमेंट्स जो है ना, ये बायो एलिमेंट्स, टोटल बायो एलिमेंट्स हमारे पास 16 होते हैं. टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हैं, ये 16 हैं. इन 16 में से आप देखें तो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 6 बायो एलिमेंट्स विच मेक 99% ऑफ द बॉडी, जो कि 99% ऑफ बॉडी बना रही है. क्लियर है ये कंसेप्ट. अब जरा तवज्जो से आप देखें, ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं. These 6 elements are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. चोम्प्स का वर्ड याद कर लें. चोम्प्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर. अब जरा देखें, इसमें सबसे एबंडेंट ऑक्सीजन है, इसकी परसेंटेज 65% है. फिर कार्बन सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, ये 18.5% है. हाइड्रोजन थर्ड मोस्ट एबंडेंट है, ये 9.5% है. नाइट्रोजन 3.3% है. फास्फोरस 0.85% है. सल्फर 0.03% है. ये डिफरेंट परसेंटेजेस में कंबाइन होके बॉडी के अंदर बना रहे हैं 99% बॉडी, ये 6 एलिमेंट्स बना रही है. क्लियर हो गया ये कंसेप्ट. तो यहां कहने का मेरा मकसद ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. अब आपने बच्चे ये करना है,
एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके चंद एमसीक्यूज आपको बता देता हूं। तो आपने इस चैप्टर के पहले पेज के ऊपर एक टेबल बना हुआ है वो देखना है, ठीक है। टेबल बना हुआ है वो आपने स्टडी करना है। उस टेबल के अंदर क्या है, वो कंपैरिजन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, कि एक सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं उसकी परसेंटेज कितनी है, यूकैरियोटिक के अंदर कितनी है और प्रोकैरियोटिक के अंदर कितनी है। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो उस पर डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 2016 में एक एमसीक्यू आया था और वो एमसीक्यू ये था कि द परसेंटेज ऑफ डीएनए पर टोटल बॉडी वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल को अगर कह रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल को अगर हम 100% कंसिडर करें तो इसमें से डीएनए की परसेंटेज कितनी है। तो उस टेबल को उठा के देखिए बच्चे, क्लियर कट उसमें लिखा है कि 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है, ये डीएनए होता है। इस तरह मेमिलियन सेल में ये 0.25% है। तो आपने देखना है कि कौन सा कहां पे ग्रेटर है, कौन सा कहां पे लेस है। इस तरीके से उस टेबल को आपने एनालाइज करना है। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके परसेंटेजेस, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में कौन कौन से परसेंटेजेस हैं, इसको अलग करके लिख ले, एमसीक्यू इस पे आ सकता है। और ये जो चोम्प्स के परसेंटेजेस है ये आपके सामने मैंने लिख लिए हैं। अब इस चैप्टर में एक और बेसिक चीज है और वो है हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस। तो जनरली हम रिएक्शंस ऑफ द बॉडी जब देखते हैं तो एक टर्म यूज होता है मेटाबॉलिज्म। क्या यूज होता है, मेटाबॉलिज्म एक टर्म यूज होता है, ठीक है। जरा आप गौर से देखेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है हम इसको डिफाइन करते हैं द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। फिर मेटाबॉलिज्म दो तरह के हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। इन्होंने लिखा है कि एक रिएक्शन उसको कहा जाता है कंडेंसेशन, एक को कंडेंसेशन कहते हैं और दूसरे रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। अब दोनों में फर्क क्या है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, इसमें हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले आपको ये क्लियर करा दूं कि इस कंडेंसेशन का बायोलॉजिकल टर्म ये एनाबॉलिज्म है। क्या है, एनाबॉलिज्म। और हाइड्रोलिसिस का बायोलॉजिकल टर्म ये कैटाबॉलिज्म है। कंडेंसेशन का एनाबॉलिज्म है और हाइड्रोलिसिस का क्या है, इसका बायोलॉजिकल टर्म ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, कंडेंसेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है, जरा तवज्जो से देखिए। आसान सी रिप्रेजेंटेशन इसकी करा रहा हूं, ज्यादा लंबे डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंडेंसेशन इज डिफाइंड व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल विद द रिलीज ऑफ वाटर। इसी को उल्टा कर दे तो व्हेन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर, दिस विल गिव यू स्मॉल मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अब एमसीक्यू इधर से डायरेक्ट नहीं आता, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा उसकी तरफ जरा तवज्जो करें। देखिए, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसलिए इस कंडेंसेशन के रिएक्शन में एनर्जी स्टोर होगी। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। इधर बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रही है तो इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तवज्जो है ना। कंडेंसेशन में दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और बच्चे जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी उसमें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हाइड्रोलिसिस का केस देखें तो द वर्ड हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। तो हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर है और जब भी ब्रेकडाउन होती है तो इसमें से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप ऐसे याद करें, जहां वाटर रिलीज हो रहा है वह एनर्जी स्टोर हो रही है।
जहां वाटर रिक्वायर्ड है वहां एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंपल सी बात है। इधर आपको एक कंसेप्चुअल चीज सिखा दूं ताकि आप एमसीक्यू को गलत ना करें, और वो ये है कि एवरी ब्रेकडाउन इज नॉट हाइड्रोलिसिस। हर एक ब्रेकडाउन रिएक्शन जो है ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। याद कर लें, सिर्फ उसी ब्रेकडाउन को आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं जो ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रही है। हर एक ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिर्फ वो ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस है जो क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रहा है। बट रिमेंबर दैट एवरी हाइड्रोलिसिस इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। इधर एक और सेंटेंस लिख लूं कि एवरी ब्रेकडाउन इज हाइड्रोलिसिस। हर एक हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन नहीं है, सॉरी, हर एक ब्रेकडाउन उल्टा हो गया, एवरी ब्रेकडाउन इज नॉट हाइड्रोलिसिस, ये ठीक है। बट एवरी हाइड्रोलिसिस, इधर हाइड्रोलिसिस लिख लें, एवरी हाइड्रोलिसिस इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड टूटता ही है बट विद द हेल्प ऑफ वाटर। सिंपल इज दैट कि जो बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर टूटेगा वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, बट जो विदाउट वाटर होगा उसको आप ब्रेकडाउन तो कह सकते हैं बट उसको आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं कह सकते। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। सेल के अंदर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल टूटते हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the biological importance of water, different properties of water, then carbohydrates, then proteins, then lipids। इन सारी चीज़ों को डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे और ये एक MCQ रिच चैप्टर है। यहाँ नंबर ऑफ MCQs इससे ज़्यादा आते हैं और कुछ कंसेप्ट लेवल के MCQs आते हैं, तो फिर आप इसमें गलती कहीं पे ना करें। कोशिश करें कि सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हों। In the next lecture, I am going to talk about the biological importance of water molecules and some important properties of water molecule. Biological importance of water का जो टॉपिक है, यहाँ आपको दो चीज़ें क्लियर करनी है। आपको पहले से बता दूँ, क्वेश्चन दो चीज़ों से MCQs आ सकते हैं, दो तरीक़ों से। ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी आ सकती है वाटर की, और वाटर की प्रॉपर्टीज में से भी MCQ आ सकता है, क्योंकि आपके तीनों बुक्स में फेडरल, पंजाब, KP जब आप उठाएं तो सिर्फ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं लिखी, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई है और उन प्रॉपर्टीज के बेस पे फिर लिखा गया है कि इस प्रॉपर्टी को लेके आप देखेंगे तो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये हमारे पास क्या है। यानी कि आपने पोलर नेचर ऑफ वाटर को देखना है, उसको स्टडी करना है, उसकी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, इसको देखना है। फिर हीट कैपेसिटी देखनी है, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखना है, वाटर की आयोनाइजेशन देखनी है। इसके बाद एक्सक्लूजन का एक टॉपिक जो फेडरल के बुक में है सिर्फ उसको देखना है। बॉन्डिंग कौन सी कहाँ पे है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वाटर प्रोटेक्शन किस चीज़ से करता है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो एक डिटेल लेक्चर इस पे बनेगा। आपने प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उन प्रॉपर्टीज के बेस पे इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो देखनी है। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा, अब गौर से देखें। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वाटर का जो नेचर है ये कौन सा है, और फिर उस नेचर में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नेचर जो है ये हमारे पास क्या होगा। ज़रा आप तवज्जो से देखेंगे, ये ज़रूरी है। दो पॉइंट्स। पहली प्रॉपर्टी हाई पोलरिटी है। दो डिफरेंट बुक्स में पोलर नेचर लिखा होगा और फेडरल की बुक जब आप उठाएंगे पेज नंबर 33 पे तो वहाँ पे हाई पोलरिटी लिखा है। ठीक है? अच्छा, अब गौर से देखें आप मेरी तरफ। पहले आप ये सीखें पोलर नेचर कहते किसको है। वाटर का जो नेचर है, ये नेचर वाटर का क्या है, पोलर नेचर है। तवज्जो करें, पोलर नेचर किसको कहते हैं और ये किस वजह से है। क्या इसमें जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड,
वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसको सीखेंगे हम। पोलर नेचर उसको कहते हैं जिस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हों। तो अगर आप वाटर को देखें ना, तो पार्शियल पॉजिटिव इसका हाइड्रोजन एंड है। हाइड्रोजन एंड क्या है? पॉजिटिव है। और ऑक्सीजन एंड इसका क्या है? ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है। तो इस बेस पे वाटर क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखें, जो बॉन्ड है इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये बात सीखने की है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कोवेलेंट है। बट एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, फिर आप क्या कहेंगे? चूंकि ऊपर हेडिंग लिखी है पोलर नेचर, तो जाहिर सी बात है आपने रट्टा तो लगा लिया है कि ये पोलर है। बट क्वेश्चन ये क्लियर करें, कंसेप्ट ये क्लियर करें कि पोलर कोवेलेंट कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट कौन सा होता है। सिंपल सी बात है, जब दो एटम्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल हो तो उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, देखें इस वक्त ये कोवेलेंट है ना, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि इसमें अनइक्वल शेयरिंग है। क्या है? अनइक्वल शेयरिंग। तो जब अनइक्वल शेयरिंग होती है उसको पोलर कोवेलेंट कहा जाता है। जहां पे अनइक्वल शेयरिंग होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये कंप्लीटली इक्वल नहीं है। बॉन्ड तो कोवेलेंट है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए कोवेलेंट हम किसको कहते हैं? कोवेलेंट हम उसी को कहते हैं जहां पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की है, एक इक्वल शेयरिंग है, एक अनइक्वल है। दो एमसीक्यू यहां से क्लियर करें। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल है, एक बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो शेयरिंग है उस शेयरिंग को आपने क्या कहना है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो इसकी वजह से वाटर को आपने क्या कहना है कि इसका पोलर नेचर है। और जनाब इस पोलर नेचर की वजह से इसमें बहुत सारे सोल्यूट जो हैं वो आके डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब बहुत सारे सोल्यूट को ये डिसॉल्व करता है तो इस वजह से आपने इसको कहना है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? दिस एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जो कंसेप्ट है वो ऐसे स्टेप वाइज क्लियर करें। वाटर हैज अ पोलर नेचर ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो द बॉन्ड इज कोवेलेंट बट द शेयरिंग इज अनइक्वल, that is why the covalent is called polar covalent, and due to this polar nature it dissolve a lot of solute, that is why water is called universal solvent। क्या कहेंगे उसको? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखें दो बातें इधर बॉन्डिंग के लिए आप क्लियर कर लें कि जब वाटर एक कंटेनर में होगा तो इसमें बॉन्डिंग एंड फोर्सेस ये कौन से हैं? पहले तो ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि बॉन्ड और फोर्स एक ही चीज़ है या फ़र्क है। तो मैं सिंपल कर देता हूँ, बॉन्ड अट्रैक्टिव होता है हमेशा, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बॉन्ड विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, अच्छा जी, अब तवज्जो रखें मेरी तरफ, बहुत ज़रूरी पॉइंट कराने लगा हूं एमसीक्यू के लिए। बॉन्डिंग दो तरह की है, एक है बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर। क्या है? बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ वाटर, ये होगा कोवेलेंट, वही जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। एक और बॉन्ड भी होगा जो दो वाटर के दरमियान होगा, तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, बॉन्ड बिटवीन
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब वाटर के दो एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट होगा, पर जब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो बॉन्ड है वो क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब फोर्सेस दो तरह के हैं, एक को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, फोर्सेस में से एक है कोहेसिव, और दूसरा फोर्स होगा एडहेसिव। एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा फोर्स है एडहेसिव फोर्स। तो जो कोहेसिव फोर्स है हमारे पास, ये होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। तो मैं इधर लिख लेता हूं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इधर मैं लिखूंगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और एडहेसिव का ये वर्ड निकला है एडहेर से, तो ये फोर्स होगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर ये पड़ा है ना, तो उसके साथ ये टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल, उस फोर्स को क्या कहेंगे? उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब अगर पूछा जाए एमसीक्यू में, इसके ऊपर एक एमसीक्यू ऐसे आ जाए इन फोर्सेस, इस पे तो आ सकता है बिटवीन एटम्स एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो वो तो कोवेलेंट और हाइड्रोजन आपने क्लियर कर लिया है। बट अगर ऐसे आ जाए कि विच वन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कोहेसिव और एडहेसिव में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, तो कोहेसिव फोर्स इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज कोहेसिव फोर्स जो है दिस इज द फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बात क्लियर हो गई है। ये है हमारे पास कोहेसिव और एडहेसिव, दो तरह के फोर्सेस इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर। इन दो चीजों को आपने क्लियर करना है, ये जरूरी है। अच्छा, यहां एक दो एमसीक्यू के पॉइंट लिखता हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा, क्योंकि ये पॉइंट्स रट्टे के पॉइंट्स हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको याद कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मल कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको याद कर लें 4 डिग्री सेंटीग्रेड आर बिलो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आर बिलो। बट एक कंडीशन आपकी केबीके की बुक में लिखी है, फेडरल और पंजाब में नहीं है, वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हुआ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हुआ तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो सीखने की बात है, याद करने की बात है। बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये सीख लें कि इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बोथ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी मच डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसके क्या हो जाएंगे? ये बेहद डिक्रीज हो जाएंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कहां आ जाएगा? वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखता है, करीब रखता है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये क्या होगी? नॉर्मल पे 104 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ये कंसेप्ट। नेक्स्ट, अब दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगा हूं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? ये पेज हटा के लिखूंगा। पहली प्रॉपर्टी जो लिखने जा रहा हूं वो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, और फिर एक है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों को जरा कंपेयर करेंगे। तो मैं पहले से ऐसे कर लेता हूं कि इधर एक लाइन लगा लेता हूं ताकि एमसीक्यू आपका बिल्कुल गलत ना हो। और दो प्रॉपर्टीज इधर डिफाइन करेंगे, किधर गया? ऐसे लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट एक प्रॉपर्टी ये है, और इधर डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट है और एक है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दोनों को जरा क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, दोनों के साथ बुक में हाई लिखा गया है, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सिंपल इज दैट इन दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है, हाई एनर्जी की जरूरत है। दैट इज व्हाई इसके साथ हाई स्पेसिफिक हीट और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखा है। हम पहले स्पेसिफिक हीट को समझते हैं, फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझते हैं। हाई का मतलब तो आपको पता चल गया। मैं ड्रा करके इसको समझाऊं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। देखिए जी, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में सपोज करें कि वाटर मौजूद है और इस वाटर की क्वांटिटी 1 ग्राम है। वाटर की क्वांटिटी क्या है? 1 ग्राम। और चलें, इधर भी एक कंटेनर मौजूद है, इस कंटेनर में भी वाटर है और इस वाटर को भी ले लेते हैं 1 ग्राम वाटर, पर इसके साथ मैं लिख लेता हूं लिक्विड। चले, इधर भी लिक्विड है बट उधर स्पेसिफाई कर रहा हूं ताकि आपको बात आपके समझ में आए, स्ट्रेट आपको क्लियर हो। देखिए, इस 1 ग्राम वाटर का सपोज करें टेम्परेचर ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सपोज कर रहे हैं आप कोई और भी ले लें, 25 ले लें, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यहां से आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, इसको आपसे यहां से आग लग गई है, हीट दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि हीट देने से ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होगा, बढ़ेगा। ये टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसको आपने इतनी हीट दी कि ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इस हीट से इंक्रीज हो गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। कितना हो गया? पहले 15 था, अब हीट के बाद कितना हो गया? 16 डिग्री। तो चेंजेस कितनी आई? 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री इंक्रीज हुआ ना। तो इधर मैं एक डिफिनीशन लिख लेता हूं, पहले आप समझ लें। ये जो हीट लगी है जिसने 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जो हीट एनर्जी लग रही है जिसने 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया? 1 डिग्री इंक्रीज किया, इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सो सिंपल इज दैट कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 ग्राम, क्वांटिटी मेंशन करना जरूरी है, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना, इसको क्या कहते हैं? इसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। वाटर के लिए ये स्पेसिफिक हीट कितनी है? ये 1 ग्राम वाटर के लिए 1 कैलोरीज यानी 4.18 जाउल एनर्जी, 4.18 जाउल एनर्जी, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। एमसीक्यूज के लिए याद कर लें, फेडरल में भी है और पंजाब में भी है, केपीके में वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है ना। यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और इसको फिर कंपेयर करेंगे इसी स्पेसिफिक हीट से, तो ये एमसीक्यू निकालेंगे कि दोनों में ज्यादा हीट एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम लिक्विड वाटर है, हमने टेम्परेचर यहां पे हीट दे दिया इसको। जब हीट देंगे तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। देखें, ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होते होते 100 डिग्री तक पहुंच गया। अब 100 डिग्री तो बॉइलिंग पॉइंट है, मजीद हीट देने से ये 100 डिग्री और इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये जो लिक्विड स्टेट है ये चेंज हो जाएगा किस चीज में? वेपर्स में। तो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ liquid water into its vapors। हीट एनर्जी कितनी? हीट एनर्जी वो अमाउंट भी लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, बट इतना याद कर लें,
वो हीट एनर्जी जो 1 ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट कर दे किस चीज में, वेपर्स में, उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 ग्राम के स्टेट को चेंज करने के लिए 574 कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या है? 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड है इसके लिए। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। और यही हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आप किलो कैलोरीज, हाँ भाई, ये 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम या 574 कैलोरीज पर ग्राम, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। के अगर लगाएंगे तो वो फिर पर किलोग्राम होगा, और अगर के नहीं लगाएंगे तो कैलोरीज पर ग्राम 574। क्लियर है? Why this heat of vaporization required more heat as compared to specific heat? Specific heat के कंपैरिजन में हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए। अच्छा, ये ज्यादा क्यों चाहिए? What is the reason behind this? बस सिंपल इज दैट, इधर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज आ रहा है और इधर पूरे का पूरा स्टेट चेंज हो रहा है। स्पेसिफिक हीट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें 1 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन में पूरे का पूरा स्टेट क्या होगा, ये चेंज होगा। क्लियर है कंसेप्ट? सो दिस इज अबाउट हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिक्वायर्ड मच मोर हीट एनर्जी एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट। कुछ और इंपॉर्टेंस, कुछ और प्रॉपर्टीज जो है इसकी पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जो सिर्फ फेडरल के बुक में है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ये प्रॉपर्टी सिर्फ फेडरल ने लिखी है, पेज नंबर 35 के ऊपर। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन किसको कहते हैं? आप ऑलरेडी जानते हैं, हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट, जिसमें वाटर जो वाटर इनसॉल्युबल जो हो। तो जब आप कोई हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये वाटर में डालते हैं, देखें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है, नॉन पोलर, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये है। तो जब आप इसको वाटर में डालते हैं ना, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, स्पेस इन दोनों के दरमियान कम हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन मींस रिडक्शन ऑफ द कांटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। अब अगर आप किसी ऑयल ड्रॉप को वाटर के अंदर डाल देना तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ऑयल ड्रॉप्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और दोनों से एक बन जाएगा। सपोज ये भी ऑयल है एक ड्रॉप है, ये भी ऑयल का एक ड्रॉप है, तो ये दोनों कंबाइन होकर ऐसे एक ड्रॉप बना लेंगे, दोनों से एक ड्रॉप बन जाएगा। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। लिपिड बाइलेयर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में है, अगर ये प्रॉपर्टी वाटर की ना होती तो सपोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है ना, तो इसमें डिफरेंट जगहों पे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये फिर अलग अलग होते ऐसे डिस्पर्स हो जाते। बट वाटर के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल कंबाइन हो जाते हैं और इंटीग्रिटी इसकी क्या होती है, ये मेंटेन रहती है। क्लियर है ये कंसेप्ट? 2 प्रॉपर्टीज को और डिस्कस कर रहा हूं, एक है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और दूसरा हमारे पास जो वाटर एक्सपेंड होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन का मतलब है कि एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल ये H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाए। देखिए वाटर इसी तरह बनेगा ना, ये वाटर बन रहा है यहां से यहां, पर यही रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकता है। बट ये रिएक्शन इरिवर्सिबल किस वक्त होगा? इक्विलिब्रियम इसका मेंटेन होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल जो है ये प्योर वाटर में 10⁻⁷ मोल पर लीटर,
10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये इतना होता है, ये दो वैल्यूज याद कर लें, 10⁻⁷ मोल पर लीटर, इतने वाटर को आप आयोनाइज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट 5 to 25 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 10,000 मॉलिक्यूल। अगर आपके पास वाटर के 10,000 मॉलिक्यूल है और उसमें आप आयोनाइजेशन करना चाह रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं आप, तो 5 से 25 तक मॉलिक्यूल ये आयोनाइज हो जाएंगे, बाकी स्टेबल रहेंगे। अब इनडायरेक्ट से पूछा जा सकता है, व्हाई द रेट ऑफ आयोनाइजेशन इज मच मोर हायर as compared to why the ionization of rate is much more lower in case of water. So strong covalent bond is the reason. Strong non-polar covalent bond is the reason. Strong polar covalent bond is the reason. ये strong bond है, इसलिए ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन नहीं हो सकती। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। लास्ट प्रॉपर्टी, जब वाटर आइस बनता है, आइस लेयर, इंसुलेटर लेयर जब बनता है, और जनरली मैं आपको बता दूं कि वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे वाटर एक्सपेंड हो जाता है। पहली बात मेरी याद रखें, टेम्परेचर जितना लो होगा ना, तो इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा भी होते जाएंगे और स्ट्रांग होते जाएगा। हाइड्रोजन अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रांग होती जाएगी। तो लो टेम्परेचर पे वाटर आइस बन जाता है, इंसुलेटर लेयर बन जाता है, इससे टेम्परेचर नहीं गुजरता आसानी से, और एक्सपेंड होता है क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक शेप बनता है, हेक्सागोनल शेप बनता है। क्या बनता है? हेक्सागोनल शेप। एंड दिस इज ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी। लो काइनेटिक एनर्जी, देखिए जब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी, और वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोलूजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ये टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर लो होगा, काइनेटिक एनर्जी लो होगी, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और कोलूजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट हो जाएगा और इसका एक हेक्सागोनल शेप बनेगा। वो हेक्सागोनल शेप की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आइस जो है ये लेस डेंसर है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर, तो इसलिए ये सरफेस के ऊपर होगा। तो आइस में और वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये डिफरेंट होंगे। देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ आइस, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा और ये सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा। क्लियर है? इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है? This provide a living environment for organisms until the ice melt. Organism can also live in ice condition. क्या मतलब है? Ponds, rivers, या आप देखें जहाँ पे वाटर होता है और उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो अपर लेयर आइस बन जाएगा और ये इंसुलेटर लेयर होगा, इससे हीट, ये जो लो टेम्परेचर है ये नीचे नहीं आएगी। तो इस पॉन्ड्स वगैरह में जो नीचे लिविंग स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये प्रॉपर्टी इंसुलेटर लेयर की ना होती तो फिर तो सारे का सारा वो जो दरिया है, समंदर है, वो सारे का सारा फ्रीज हो जाता, और जब सारा फ्रीज हो जाता तो फिर नीचे लिविंग स्टेटस, वहाँ पे फिर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लिविंग कंडीशन ये क्या होती? ये डेंजरस हो जाती, वो भी सारे फ्रीज हो जाते। क्लियर है? तो ये इसकी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तीनों बुक्स में जो प्रॉपर्टीज हैं सारे हमने वन बाय वन क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद है कोई प्रॉपर्टी रह नहीं गई होगी। प्रोटेक्शन जो उसने लिखा है, पंजाब की बुक में लास्ट जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो प्रोटेक्शन लिखी है, तो यही जो हमने पढ़ा लिविंग स्टेटस, या स्पेशली इन्होंने जो एग्जांपल लिखे हैं, टीयर्स प्रोटेक्शन करता है आइस की रबिंग से। जब आप ऐसे आंखें बंद करते हैं और खोलते हैं तो ये जो कवरिंग है आइस की, आई लिड जो है, इसकी फ्रैक्शन आई बॉल से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है।
तो ये फ्लूइड है, एज अ कुशन्स काम करता है, प्रोटेक्शन करता है डिफरेंट चीज़ों की बॉडी के अंदर, डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे वाटर है, फ्रिक्शन से ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि डैमेज ना हो. दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल्स. कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स क्लियर हो और कोई MCQ आपका गलत ना हो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. In this lecture we are going to talk about carbohydrates. इससे पहले हमने वाटर को डिटेल से डिस्कस किया और अब डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को. कुछ चीज़ें जो आपने सीखनी है इंतहाई इंपॉर्टेंट. कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेक्स्ट्रो, लैक्टो, ये सारी चीज़ें इनको एक एक करके इस एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि कोई पॉइंट्स ना रह जाए. गौर से देखिए ज़रा. कार्बोहाइड्रेट, पहले इस वर्ड को सीखें. द वर्ड कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन एंड द वर्ड हाइड्रेट स्टैंड फॉर वाटर. सो कार्बोहाइड्रेट्स को जो सेकंड नेम हम देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन. इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है. क्वेश्चन ये है कि व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन. तो देखें, जब आप कार्बन के साथ H2O लगा लें, CH2O, तो इससे बन जाता है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट. CH2O इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दैट इज व्हाई हमारे पास इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन. क्लियर हो गया कंसेप्ट. अच्छा, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ. कार्बोहाइड्रेट को आप डिफाइन कैसे करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज polyhydroxy aldehyde और कीटोन. अब गौर करें जरा इस बात की तरफ. पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी मैनी हाइड्रोक्सिल्स होंगे. अल्डिहाइड एंड कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब ज़रा आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैसे होता है. देखिए, C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं. C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन. अब एक कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके 2 बॉन्ड्स और बन सकते हैं. देखिए, अगर इस कार्बोनाइल कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया और यहां एक साइड पे अल्काइल ग्रुप आ गया, R ग्रुप, तो इसको अल्डिहाइड कहेंगे. कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे पे R ग्रुप, तो ये अल्काइल, ये अल्डिहाइड होगा. अब C डबल बॉन्ड O अगर इसके दोनों साइड पे R ग्रुप आ जाए तो ये क्या होगा, कीटोन. क्लियर है कंसेप्ट. इधर एक इससे रिलेटेड चीज आपको बताऊं. अगर आपको ऐसे दिया गया हो C डबल बॉन्ड O OHR ग्रुप, तो ये फिर फैटी एसिड है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये फिर क्या है, ये फैटी एसिड होगा. तो इसको भी साथ में याद रखें. और अगर C डबल बॉन्ड O दोनों साइड पे हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है. अब गौर करें, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फैटी एसिड, दिस इज कीटोन एंड दिस इज अल्डिहाइड. ये कार्बोनाइल कार्बन के ये 3 इंपॉर्टेंट 4 आपने डिफरेंट ऐसे सीखने हैं. क्लियर है ये कंसेप्ट. ये 2 एक्स्ट्रा करा दिए हैं आपको. अब दोबारा से आ जाएं अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ. तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन, एक साइड पे हाइड्रोजन दूसरे पे R, ये क्या बन जाता है, इसको कहते हैं अल्डिहाइड. और अगर दोनों साइड पे R तो इसको क्या कहते हैं, इसको कीटोन कहा जाता है. यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है आपका. अब देखें, मिनिमम अगर कोई मॉलिक्यूल आप कहें कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो आपने उसमें कौन सी चीज़ें ढूंढनी है.
मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी क्या होगी? याद कर लें इस बात को कि किसी कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम 3 कार्बन्स होने चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? ये 3 कार्बन्स होंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल, ये इसमें 2 हाइड्रोक्सल होने चाहिए जरूर। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन और 2 हाइड्रोक्सल है, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप का होना इंतहाई ज़रूरी है, यानी या तो ये अल्डिहाइड होगा और या क्या होगा, कीटोन। इन दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है। ये 3 बातें किसी मॉलिक्यूल में होगी तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं होंगी तो इसको आप कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते। इधर एक एमसीक्यू की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ, उसको ज़रा आप गौर से देखें। एमसीक्यू आ सकता है इधर, वो एमसीक्यू यूज़ होता है सिंपलेस्ट का वर्ड लेके, सिंपलेस्ट। अब सिंपलेस्ट के वर्ड को लेके 3-4 एमसीक्यूज आ सकते हैं। सिंपलेस्ट अल्डिहाइड अगर पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट का जिक्र ना हो, सिर्फ अल्डिहाइड पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने ढूंढना है फॉर्मल्डिहाइड। जो ऊपर स्ट्रक्चर रहा है ये वाला, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड की एग्जांपल क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। एक ही एमसीक्यू हुआ। एक ऐसे आ सकता है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विद अल्डिहाइड। गौर करें स्क्रीन की तरफ, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विद अल्डिहाइड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। और फिर एक ये आ सकता है कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विद कीटोन ग्रुप। देखें दोनों में फर्क है ना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। अब इसके करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने होंगे, एमसीक्यू में आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड। और इसका करेक्ट आंसर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA। ठीक है, DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको पॉइंट्स कराए हैं बेटा, ये सारे एमसीक्यूज हैं, तो आपने इन सबको जहन में रखना है। सिंपलेस्ट अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइसरल्डिहाइड, सिंपलेस्ट कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट तो फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपके पास इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब जाते हैं कुछ मजीद चीज़ों की तरफ। मोनोसेकेराइड को देखते हैं, फिर ओलिगोसेकेराइड को, फिर पॉलीसेकेराइड को। और मोनोसेकेराइड पढ़ते हुए हम कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे, यानी अल्फा शुगर क्या होता है, बीटा शुगर क्या होता है, डी शुगर क्या होता है, एल शुगर क्या होता है, और इसके काजेज, इसके बेसिक्स हमारे पास क्या है, इसको सीखना है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली क्लास मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लास मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ज़रा गौर से आपने देखना होगा, तवज्जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मोनोसेकेराइड का वर्ड आप देखें तो इसमें द वर्ड मोनो स्टैंड फॉर वन, सिंगल, एंड द वर्ड सेकेराइड स्टैंड फॉर शुगर यूनिट। तो अब नाम से पता चल रहा है इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने होंगे। दिस कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट एक ही यूनिट से बना होगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, ये 1 यूनिट वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कौन से हैं जरा आप गौर से देखें। दिस सिंगल यूनिट कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम्स। एक सिंगल यूनिट में 3 to 7 कार्बन एटम्स होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड तो उसमें 3 यूनिट्स हैं, और अगर पूछा जाए कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड तो उसमें 3 यूनिट्स नहीं, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन है और कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड में 7 कार्बन है। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आपने सीखने हैं, तवज्जो से देखिए मेरी तरफ। किसी में अगर 3 कार्बन है, जनरली ये होगा ट्रायोज।
4 कार्बन ये होगा हमारे पास टेट्रोज, 5 कार्बन ये होगा हमारे पास पेंटोज, 6 कार्बन ये होगा हमारे पास हेक्सोज, 7 कार्बन ये होगा हमारे पास हेप्टोज। क्लियर है? इधर दरमियान में से एमसीक्यू ये देखें, 3 चीज़ें क्लियर करें। ट्रायोज सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड भी है और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट भी है। हेप्टोज इसको आप कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड तो कह सकते हैं, बट इसको आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड में कॉम्प्लेक्स है सबसे। और ये हेक्सोज वाला जो है, इसके लिए एमसीक्यू याद कर लें कि ये सबसे कॉमन मोनोसेकेराइड है। क्या है? सबसे कॉमन मोनोसेकेराइड है। यहां तक क्लियर हो गई ये बात? देखें, 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सोज, 7 कार्बन हेप्टोज, इससे आगे नहीं। अब इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो आपने भाई ऐसे करना है इस वक्त, ये काम आपका है कि फेडरल की बुक उठाएं और वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आप याद कर लें। वहाँ पे लिखा होगा, देखिए, ट्रायोज की एग्जांपल ग्लाइसरल्डिहाइड, टेट्रोज की एग्जांपल एरेथ्रोज, पेंटोज की एग्जांपल राइबोज, हेक्सोज की एग्जांपल ग्लूकोज, हेप्टोज की एग्जांपल सोडोहेप्टोज। ये अल्डिहाइड फॉर्म्स है। फिर इस तरह कीटोनिक भी उसमें लिखे हुए हैं, कुछ यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो उस टेबल को आप जब याद करें तो आपको एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। तो अगर एमसीक्यूज एग्जांपल से भी आए तो आपको ये चीज़ क्या होगी, ये क्लियर होगी। अच्छा, अब मोनोसेकेराइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गौर करें, बिल्कुल एक सीक्वेंस से इसको देखते हैं। मोनोसेकेराइड ये टेस्ट के लिहाज से स्वीट इन टेस्ट होगा, स्वीट इन टेस्ट होगा, ठीक है। ये मोनोसेकेराइड सॉल्युबल इन वाटर होगा। ये मोनोसेकेराइड ये हमारे पास इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि मज़ीद सिंपल यूनिट्स में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसकी ब्रेकडाउन जो है ये नहीं होगी। क्लियर है ये कंसेप्ट? फर्दर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं होगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर है। अच्छा, जब आप किसी मोनोसेकेराइड को उठा के वाटर में डालेंगे, बिल्कुल गौर से देखें, मोनोसेकेराइड जब ड्राई फॉर्म में होगा, एमसीक्यू है, ये स्ट्रेट चेन होगा। मोनोसेकेराइड ड्राई फॉर्म में स्ट्रेट चेन होगा। इसी मोनोसेकेराइड को आप उठा के वाटर में डाल दें, इसी मोनोसेकेराइड को आप उठा के अगर वाटर में डालेंगे ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन से फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। और ये चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपने ये कंसेप्ट देखना है कि रिंग फॉर्म में जब भी ये कन्वर्ट होगा तो कार्बन नंबर 1 ये ऑक्सीजन दरमियान में आके बॉन्ड बनाएगा। ये कौन से कार्बन के साथ? तो मैं लिख लेता हूँ सेकंड लास्ट। इस पॉइंट को याद सीख, एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड लास्ट मीन्स कि अगर पेंटोज है तो कार्बन 4, अगर हेक्सोज है तो कार्बन 5। ये कार्बन ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा, कार्बन 1 और सेकंड लास्ट कार्बन। ये डिसोल्यूशन के लिए स्पेशली ऐसे होता है। अब इस रिंग के बेस पे हमारे पास अल्फा और बीटा कार्बन होंगे। ये अब एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। रिंग फॉर्म में अल्फा और बीटा। अब इसमें बच्चे डिफरेंशिएट करें कि बाद में आपको कोई मसला ना आए। अल्फा कार्बन कौन सा होगा? देखें, मैं अगर एक रिंग बनाऊं ना, ये रिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सपोज हेक्सोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है। तो देखें, कार्बन 1 और कार्बन 5 इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन डिसाइड करेगा कि ये अल्फा है या बीटा है। तो बहुत आसान सी बात है।
अगर हाइड्रोक्सल डाउनवर्ड साइड पे हो, ठीक है, ये कार्बन 1 है ना, रिंग शेप किस चीज के बेस पे होगा, सी के, इस बात को अल्फा और बीटा किस बेस पे होगा, रिंग शेप के कार्बन 1 के हाइड्रोक्सल की पोजीशन पे। फिर से बता रहा हूं, अल्फा और बीटा कौन से बेस पे होगा, रिंग शेप में कार्बन 1 के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल के पोजीशन पे। अब ये हाइड्रोक्सल ये कौन से साइड पे है, डाउनवर्ड लगा हुआ है ना, तो इसको अल्फा कहते हैं। और इसी अगर आप इसको ऐसे रिंग बनाए ना, रिंग फॉर्म में, अगर ये हाइड्रोक्सल ऊपर साइड पे लगा हुआ हो कार्बन 1 के, बहुत सिंपल है, इफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ कार्बन 1 इज ऑन डाउन साइड, लोअर साइड, ये अल्फा होगा, और अगर ये अपर साइड पे है तो ये फिर क्या होगा, इसको आपने फिर बीटा कहना है। तो अल्फा और बीटा शुगर्स में ये फर्क होगा, ये पेंटोज में भी हो सकता है, ये हेक्सोज में भी हो सकता है, ये हमारे पास डिफरेंट मोनोसैकेराइड में होगा। क्यों, क्योंकि जब मोनोसैकेराइड को आप वाटर में डालेंगे तो ये रिंग शेप बनेगा, और रिंग शेप का कार्बन 1 जो है उस पे फिर आपने उसके बेस पे डिसाइड करना है वेदर दिस इज अल्फा शुगर और दिस इज बीटा शुगर, ठीक है। ये तो डिफरेंट आइसोमर्स की बात है। अब जरा जो एनॉन्शोमर्स हैं, बीट एल शुगर और डी शुगर, जरा उसको डिसाइड करते हैं, गौर करें। एल शुगर क्या होगा और डी शुगर, तो एल होगा हमारे पास लेफ्ट हैंडेड, एल क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, डी शुगर को फिर आप देखें तो ये क्या होता है, ये राइट हैंडेड होगा, क्या होगा, राइट हैंडेड होगा। अब इसकी डिसीजन कौन करेगा, जिस तरह अल्फा और बीटा पे आपने देखा कार्बन 1 डिसाइड करता है, इधर एल और डी को डिसाइड करेगा पेनल्टीमेट कार्बन। कौन डिसाइड करेगा, पेनल्टीमेट कार्बन डिसाइड करेगा। भाई पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है, ये होता है सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन, सेकंड लास्ट कार्बन ये पेनल्टीमेट कार्बन होता है। यहां तक समझ आ गई आपको। अब मेरी बात गौर से सुने, डी किसको कहेंगे, एल किसको कहेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, तो इसमें ये कार्बन 5 इस वक्त पेनल्टीमेट है। अगर हाइड्रोक्सल इसके राइट साइड पे हो तो ये डी होगा, और अगर हाइड्रोक्सल इसके लेफ्ट साइड पे हो तो ये क्या होगा, एल होगा। बस बहुत सिंपल सी बात है। अल्फा और बीटा में कार्बन 1 देखें और एल और डी में क्या देखें, पेनल्टीमेट कार्बन देखें, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी थोड़ी सी एक दूसरे से क्या है, ये चेंज है। सॉल्युबिलिटी अगर आप देखते हैं, सॉल्युबिलिटी तो अल्फा और बीटा में से आप देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये चेंज है। डिफरेंट वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट शुगर्स की होती है। लाइक हॉट वाटर में कौन सॉल्युबल है और फिर कोल्ड वाटर में कौन सॉल्युबल है। तो अगर आप फेडरल की बुक उठाएंगे ना, तो फेडरल की बुक में आपको ये पॉइंट मिलेगा कि जो हमारे पास डी और एल शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है ये भी एमसीक्यू के लिए लिख लें। तो ये जब हम ये हॉट और कोल्ड वाटर की जो हमारे पास जो डिसोल्यूशन की या सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये पॉलीसेकेराइड में जब हम स्टार्च की तरफ जाएंगे तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे ब्रांच और अनब्रांच में। इधर आपने राइट और लेफ्ट हैंडेड को याद करना है। वो आपको पता चल गया पेनल्टीमेट कार्बन जो है सेकंड लास्ट, इसमें इसके ऊपर डिसाइड करना है कि इसका हाइड्रोक्सल कहाँ है। अब एक और पॉइंट याद कर लें, ये राइट हैंडेड शुगर्स जो है डी शुगर, ये यूजेबल है या मैं कह देता हूँ डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये क्या है, ये डाइजेस्टिबल है, यूजेबल है। क्यों? बिकॉज इसके जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है किस चीज़ में, ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्पेशली स्टमक के अंदर। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ये क्या होगा, लेबोरेटरी में जो शुगर सिंथेसाइज होता है ना वो एल शुगर होगा। क्या होगा,
एल शुगर होगा। तो ये दो बातें भी आप क्लियर कर ले एमसीक्यूज के लिए कि आर्टिफिशियल शुगर ये एल होगा और नेचुरल शुगर जो बनता है वो क्या है, वो हमारे पास डी शुगर है। तो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो है इसको ह्यूमन बॉडी ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि लेफ्ट हैंडेड शुगर्स के लिए हमारे पास कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसमें वही एंजाइम और सबस्ट्रेट वाली बात है। तो लेफ्ट हैंडेड शुगर को, आर्टिफिशियल स्वीटनर को डिज़ोल्व करने के लिए हमारे पास एंजाइम का होना, सबस्ट्रेट का होना ज़रूरी है। फिर इसकी कुछ कन्वर्जन होती है, आइसोमराइजेशन होती है, उसके बेस पे ये डिसोल्यूशन होती है। अच्छा, अभी तक इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स जनरली, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर मोनोसेकेराइड के आपने डिफरेंट 3 to 7 कार्बन्स के नेम, फिर एग्जाम्पल्स उसके, और फिर अल्फ़ा बीटा में डिफरेंशिएशन और लेक्टो और डेक्स्ट्रो इसमें डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर में जो डिफरेंशिएशन है उसको करना इंतहाई ज़रूरी है। अब ऐसे करेंगे कि ये जो यूनिट्स हमारे पास बने हैं, इन यूनिट्स को कंबाइन करके हम डाइसेकेराइड बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। सो लुक एट अ कंसेप्ट हाउ two monosaccharide combine and form oligosaccharide or disaccharide। ठीक है, अच्छा जी, ओलिगो और डाई का कंसेप्ट पहले आप क्लियर कर लें। अक्सर बच्चे सोचते हैं ओलिगोसैकेराइड के डाइसैकेराइड कंटेन 2 to 10 यूनिट्स, ऐसे नहीं है, गलती आपने नहीं करनी। और से देखें, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओलिगोसैकेराइड ये क्या होगा? सो द वर्ड ओलिगो स्टैंड फॉर फ्यू, काउंटेबल कुछ, और सैकेराइड स्टैंड फॉर शुगर यूनिट्स। तो ओलिगोसैकेराइड में फ्यू यूनिट्स हैं, काउंटेबल। ये फ्यू यूनिट्स कितने हैं? ये 2 to 10 यूनिट्स है। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 to 10 यूनिट्स जो हैं, ओहो ये तो 2 to 10 यूनिट्स उड़ गया है अच्छा, जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो 2 to 10 यूनिट्स इससे बन सकते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बना भी 2 to 10 यूनिट से होगा। डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड की बात है। हम जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे कॉमन डाइसैकेराइड है। सबसे कॉमन इसमें क्या है? ओलिगोसैकेराइड की कॉमन एग्जांपल ये डाइसैकेराइड है। अब बच्चे ये एमसीक्यूज के लिए एक और रिच एरिया है, यहाँ से बॉन्डिंग पे एमसीक्यूज आ सकती है, वो भी देखेंगे। बट पहले मैं जनरली आपको ये बता दूं कि जब 2 यूनिट्स कंबाइन होते हैं, डाइसैकेराइड में हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं, और 2 यूनिट्स जब भी कंबाइन होते हैं तो इसके दरमियान बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और वो कोवेलेंट बॉन्ड को आपने कहना है ग्लाइकोसाइडिक। क्या कहना है? ग्लाइकोसाइडिक। लंबी कहानियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जो आपके बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं उसमें कुछ पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स है, इसको आपने सीखना है। नंबर 1, आपके बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च बना किस चीज़ से होगा? स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसमें ज़रूरी है कि आप इसको, इन पॉइंट्स को सीखें। ग्लूकोज इसका अल्फ़ा है और फ्रक्टोज बीटा है। अब जैसे ही मैं अल्फ़ा और बीटा का नाम लूँगा आपके जहन में आ जाएगा कि इसमें हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बन 1 ये अपर साइड पे है और इसमें हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बन 1 लोअर साइड पे। सिंपल है ना? तो अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास कंबाइन होंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें बॉन्ड जब बनेगा तो ये होगा, इसके बॉन्ड को आपने कहना है, एमसीक्यूज यहां से आ सकता है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक। क्या मतलब हुआ? अल्फा 1,2 मतलब ये है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज, इसमें से हमारे पास ग्लूकोज का कार्बन 1 यूज होगा और फ्रक्टोज का कार्बन 2 यूज होगा बॉन्ड बनाने में। ग्लूकोज का
कार्बन 1 यूज होगा और फ्रक्टोज का कार्बन 2 यूज होगा। तो बॉन्ड का नाम बन जाएगा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बच्चे एमसीक्यूज यही से आ जाता है कि कौन से हमारे पास स्टार्च जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होता है। इस तरह दिस इज सक्रोज जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, माल्टोज जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा। इस तरह गैलेक्टोज जब बनेगा लैक्टोज जब बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा। सेकंड वन हमारे पास है माल्टोज, इसको देख लेते हैं, कंपेयर भी करेंगे उससे। माल्टोज जब बनता है तो ये हमारे पास बनता है, जो इसमें यूनिट्स होते हैं वो दोनों यूनिट्स ग्लूकोज है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। देखिए डिफरेंस देखें, इधर अल्फा और बीटा है, इसका कार्बन 1 यूज हो रहा है, इसका कार्बन 2 यूज हो रहा है। इधर इसका कार्बन 1 यूज हो रहा है, इसका कार्बन 4 यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। बस ये जो है ये आपको पोजीशन बताता है कि कौन से नंबर का कार्बन ये यूज हो रहा है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास लैक्टोज की है, लैक्टोज। तो लैक्टोज किस चीज से बना है, लैक्टोज बेटा बना है हमारे पास गैलेक्टोज से प्लस ग्लूकोज से। अब इसका गैलेक्टोज अल्फा है, गैलेक्टोज क्या है, अल्फा है, और ग्लूकोज इसका बीटा है। तो जो बॉन्ड इधर आपके पास बनेगा वो होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। शाबाश, फर्क करें, देखें माल्टोज और लैक्टोज इसके दोनों यूनिट्स अल्डिहाइड है, तो इसमें बॉन्ड 1,4 ही है। कॉमन क्या है, 1,4 बट इधर अल्फा 1,4 इधर बीटा 1,4, सिर्फ ये फर्क है। उधर एक यूनिट चूंकि कीटोनिक है तो इधर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1,2 है। क्या है, 1,2 है। फ्रक्टोज का कार्बन 2 इसमें यूज होगा। सो दिस सक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट, maltose is made up of 2 similar units and lactose is made up of 2 different aldehydes। ये भी अल्डिहाइड है, ये भी, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो सेम है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से सेम है, बट स्ट्रक्चर के लिहाज से ये क्या है, ये डिफरेंट है। और इसमें फर्क ये है कि जो कार्बन 4 है ग्लूकोज का, वो अगर मिरर इमेज उसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ऑपोजिट कर दें तो इससे गैलेक्टोज बन जाता है। क्लियर है ये कंसेप्ट। सो ये हमारे पास डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड की प्रॉपर्टीज और मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज में एक ही फर्क है कि ये मोनोसैकेराइड डिसॉल्व हो जाता है और हाइड्रोलाइज नहीं होता। डाइसैकेराइड डिसॉल्व भी हो सकता है, हाइड्रोलाइज भी हो जाता है, क्योंकि पहले हाइड्रोलाइज होगा, यूनिट्स में कन्वर्ट होगा 2 यूनिट्स में, उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा किस चीज में, ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। क्लियर, ओके जनाब। द लास्ट क्लास और द थर्ड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास क्या है, इसको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। क्या है, पॉलीसैकेराइड। कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स आपके कोर्स में हैं, इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एज द नेम इंडिकेट, पॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स, थाउजेंड्स तक हो सकते हैं, कि मैनी यूनिट्स से बना होता है। अब तवज्जो रखें मेरी तरफ। पॉलीसैकेराइड 2 तरह के हैं, एक को कहा जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड और दूसरे को कहा जाता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है वो हमारे पास आपके बुक में 2 एग्जाम्पल हैं। एक है सेलुलोज, ऑलरेडी आप जानते हैं प्लांट पॉलीसैकेराइड है जिससे सेल वॉल बनता है। एक है काइटिन, तो इसके लिए याद कर ले, पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में है और फंगल सेल वॉल जो है वो इस काइटिन से बना है। अगर आप स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की बात करें तो एक इसमें है ग्लाइकोजन, एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिवली ब्रांच स्ट्रक्चर, और एक है हमारे पास स्टार्च। अब स्टार्च जो है ये प्लांट पॉलीसैकेराइड है। स्टोरेज, जब स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ये फ्यूचर यूज के लिए होता है
और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ये बिल्डिंग मटेरियल होता है, ठीक है। अगर आप इस स्टार्च को खोल के देखें, ये 2 यूनिट से बना है। एक इसमें है एमाइलोज और दूसरा इसमें है एमाइलोपेक्टिन। 2 यूनिट्स हैं, एमाइलोज है और दूसरा क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन है। ये 2 यूनिट्स हैं। इधर आपने एक पॉइंट नोट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। जो हमारे पास एमाइलोज है स्टार्च का, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है, तो एमाइलोज इसका अनब्रांच यूनिट है। एमाइलोज क्या है, अनब्रांच यूनिट है इसका। और एमाइलोपेक्टिन क्या है, ये हमारे पास ब्रांच यूनिट है। अब एमसीक्यू में इसके बॉन्डिंग अगर आपसे पूछ लें तो एमाइलोज जब भी बनता है तो वो ग्लूकोज जब अटैच होता है तो उसमें ब्रांचिंग बॉन्डिंग ये होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक अनब्रांच। स्ट्रेट चेन जब भी आता तो 1,4 होगा, पर शर्त यह कि ग्लूकोज यूनिट हो। अगर फ्रक्टोज साथ में आया तो फिर उसका कार्बन नंबर 2 यूज होगा। एमाइलोज चूंकि ब्रांच बनाता है तो इसमें जो बॉन्ड है वो होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। क्या होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बनाएगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये क्या होता है, ब्रांच बनाता है। तो वो जो ब्रांच निकल रहा है उसका कार्बन 6 हमारे पास क्या होगा, ये यूज होगा। अब इन दोनों की अगर आप सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है आपने। दोनों में सॉल्युबिलिटी जो है ये इसकी क्या है, ये चेंज है। जो एमाइलोज है, एमाइलोज ये सॉल्युबल होगा हॉट वाटर में। एमाइलोज ये एमसीक्यू नोट कर लें, ये होगा सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और जो एमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल है, चाहे वाटर आपके पास हॉट हो या कोल्ड वाटर हो। ये क्या है, इनसॉल्युबल है। और अगर आप इसको वो करें, स्टेन करें, तो स्टार्च जो है ये ब्लू कलर देगा आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर है। पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से चेंज होगी। वो सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। वो मोनोहाइड्रोलाइज नहीं होता, ओलिगो हाइड्रोलाइज हो सकता है, ये भी हाइड्रोलाइज, इसके कुछ यूनिट्स जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह पॉलीसेकेराइड आप देखें तो ये स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये स्टोरेज भी कर स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है, फ्यूचर यूज़ के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। एक वैल्यूज़ कुछ आप याद कर लें, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। 100 ml ब्लड के लिए 100 से लेकर 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और एक पॉइंट केपीके की बुक में कि 27% शुगर्स ये ग्रेप्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इन पॉइंट्स को भी साथ में जहन नशीन कर ले, जहन में रख लें, हो सकता है कहीं एमसीक्यू में ये पॉइंट्स भी आ जाए। क्लियर हो गया कंसेप्ट। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉइंट्स हैं सारे A to Z हमने डिस्कस कर लिए हैं फेडरल केपी पंजाब के। उम्मीद है कोई पॉइंट्स नहीं रह गया होगा, फिर भी कोशिश करें अपने टेक्स्ट बुक्स को साथ साथ आप रीड कर लें ताकि कोई मसला आपको बाद में ना हो। इसी तरह डिटेल से जाएंगे। In the next lecture, I am going to talk about proteins, the unit of protein, amino acid, the classes of protein, the classes of amino acids, different properties, bondings, etc. and etc. Thank you so much for joining us for NMDK preparation. मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में लिपिड के टॉपिक में प्रॉब्लम इस वक्त एनएमडीकेट के लिए ये है कि केपी के बुक में कुछ और चीज़ें लिखी गई है और फेडरल के बुक को अगर आप उठा के देखें तो उसमें काफ़ी डिटेल से और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं। तो बच्चे कोशिश करें कि दोनों को कवर करें, पंजाब को साथ में भी, पर मोस्ट फेवरेट लिपिड आपने जहाँ से ज़रूर पढ़ना है और सारे क्वेश्चन, सारी बातें क्लियर होंगी तो वो आपको फेडरल के बुक से होगी। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप फेडरल को
पूरे का पूरा इस टॉपिक को कवर कर ले फेडरल की बुक से, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है एक इंतहाई डिटेल लेक्चर होगा और इसमें केपी, फेडरल, पंजाब तीनों को कवर करेंगे, तो तब आपको मसला तो नहीं होगा। बट अगर आपने बुक रीड करनी हो, साथ में रीड करना तो ज़रूरी है, तो फिर फेडरल को आपने छोड़ना नहीं है, उसको ज़रूर रीड करना है। ठीक है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करने लगा हूं कि लिपिड्स को आपने डिफाइन कैसे करना है। तवज्जो से देखें मेरी तरफ। लिपिड्स इज डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड with glycerol or alcohol and their derivatives। देखिए जी, तीन बातें आ गई हैं। फैटी एसिड होगा स्पेशली द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड, इसके साथ ये फैटी एसिड बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड होगा। क्या होगा? ईस्टर। तो एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि लिपिड फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से क्या है, तो बच्चे ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। अब ये ईस्टर बॉन्ड फैटी एसिड किस चीज के साथ बनाएगा? तो या तो ग्लाइसरोल के साथ होगा, या अल्कोहल के साथ होगा, और या ये लिपिड्स इसके क्या होंगे? डिराइवेटिव होंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? सो ये लिपिड की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरोल, अल्कोहल एंड देयर डिराइवेटिव। अब ये ईस्टर बेसिकली होता क्या है? ईस्टर जो है, जब अल्कोहल किसी एसिड से रिएक्शन करे और उसमें से वाटर रिलीज हो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ईस्टर फॉर्मेशन। तो ईस्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है? जब कोई अल्कोहल ये रिएक्शन करे किसी एसिड के साथ, अल्कोहल और एसिड का जब रिएक्शन होगा तो साथ में इससे वाटर क्या हो जाएगा? ये रिलीज होगा। ये हमारे पास क्या है? ईस्टर है। क्लियर है ये कंसेप्ट? अच्छा, अब आपने गौर से देखना है, इधर पहले हम दो चीज़ों को क्लियर करेंगे, ग्लाइसरोल की बात करेंगे और फैटी एसिड की बात करेंगे। इन दोनों को क्लियर करके हम आगे फिर क्लासिफिकेशन की तरफ आसानी से पहुंच सकेंगे। तवज्जो से गौर से देखें मेरी तरफ। नंबर 1, सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ग्लाइसरोल हमारे पास क्या है। ग्लाइसरोल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन देखते हैं ज़रा। असल में जो ग्लाइसरोल होता है ना, ये ग्लाइसरोल एक अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? ग्लाइसरोल इज कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ग्लाइसरोल क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। व्हाट डज इट मीन? ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सिल अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल की वजह से है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर की तरफ अगर आप गौर करें तो ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ये लगा हुआ है। तो देखिए आप, टोटल हाइड्रोक्सिल कितने हुए? 3 हुए ना। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ये तो होगा। ये तो ग्लाइसरोल ओवरऑल, अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि ग्लाइसरोल ओवरऑल क्या है, आपने कहना है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। एज यू नो, हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, फिलिक फॉर लविंग। वाटर लविंग है, वाटर में डिजॉल्व होगा। अब द सेकेंड यूनिट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सब टॉपिक इस टॉपिक का है, इस लिपिड टॉपिक का सब टॉपिक एमसीक्यूज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
वो हमारे पास फैटी एसिड का है। इसके एग्जाम्पल सीखने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है, इसके दो टाइप्स सीखने हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले बात करूंगा कि फैटी एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। देखें, फैटी एसिड जो है, सबसे पहले मैं ड्रा कर लेता हूं C डबल बॉन्ड O। दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, आप जानते हैं पहले से। इसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल लगा लें, ये कार्बोक्सिलिक बन गया। क्या बन गया? बिल्कुल तवज्जो से गौर से देखें, COOH, ये कार्बोक्सिलिक बन गया है। अब ये कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बोक्सिलिक के यहां पे अगर R ग्रुप आ जाए, दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड इज डिफाइंड एज कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कमाल इस R ग्रुप का है। ये R ग्रुप क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब है? तवज्जो से मेरी तरफ देखें, स्क्रीन की तरफ गौर करें। दिस R ग्रुप इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये R ग्रुप क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? ये होता है स्ट्रेट चेन अल्कोहल होता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है। अब जनरली डेफिनेशन तो आपने देख ली, कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड है हमारे पास, इसमें ये R ग्रुप अगर आप देखें तो इस R ग्रुप में हो सकते हैं 2 to 30 कार्बन एटम्स। 2 to 30 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। यानी सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड उठा के देखें तो उसके R ग्रुप में आपको 2 कार्बन्स ये नजर आएंगे, 2 कार्बन्स आपको मिलेंगे। और अगर आप कॉम्प्लेक्स देखें तो 30 तक भी हो सकते हैं। एवरेज 16 to 18 होते हैं। एवरेज क्या होते हैं? ये 16 to 18 होते हैं। 2 कार्बन वाले की बेस्ट एग्जांपल एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। अब नंबर ऑफ कार्बन्स को एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, बट यहां आपको ये सिखाऊं कि फैटी एसिड 2 तरह के। एग्जांपल्स अगर हम दोनों के अलग लिखेंगे तब ज्यादा बेहतर होगा एमसीक्यूज के लिए। एक टाइप के फैटी एसिड को कहते हैं सैचुरेटेड, दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्क क्या होगा गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड्स होंगे, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ऑल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन ये क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। बट अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। स्पेशली हम लिख लेते हैं डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड को अगर आप गौर से देखें, इसमें नो मोर हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती, यानी फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें नहीं हो सकता। बट अनसैचुरेटेड को अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। इतना याद कर लें, एक डबल बॉन्ड रिमूव करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। रिमूवल ऑफ 1 डबल बॉन्ड कैन एकोमोडेट 2 हाइड्रोजन्स। ये सेंटेंस याद कर लें। अब आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं, तवज्जो से मेरी तरफ देखना जरूरी है। सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। कंपैरिजन बहुत जरूरी है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहां तक समझ आ गई है। अब आएंगे एग्जांपल्स की तरफ। दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे विद देयर मेल्टिंग पॉइंट्स।
और फिर कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ लिखेंगे विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन इन देयर आर ग्रुप। आर ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे ना तो कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ कुछ इसकी इंक्रीज होगी। कैसे, जरा गौर से देखें मेरी तरफ, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको सीखें एमसीक्यूज के लिए। नंबर ऑफ कार्बन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ कार्बन जितने इंक्रीज होंगे ना तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी इंक्रीज होंगी। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। नंबर 2, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये भी इंक्रीज होगी। एंड नंबर 3, इसका हाइड्रोफोबिक नेचर ये भी क्या होगा, इंक्रीज। अब जरा तवज्जो रखें, इधर दोनों को सीखें, गलती नहीं करनी, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर भी नहीं करते, मसला होता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और इधर मैंने लिखा है कि हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज। अब कुछ बच्चे जो थोड़े से बेवकूफ़ होंगे वो यही सोचेंगे कि ये क्या मसला है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है और हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, कि मतलब ये है एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि सॉल्युबल है, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि हाइड्रोफोबिक है यानी इनसॉल्युबल है। तो बच्चे ये आप ऐसे सीखें, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सिंपल है, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंक्रीज हो रही है तो वाटर में डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वाटर। क्लियर हो गई ये बात, उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी। पॉइंट सीखने के लिए ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ का और कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ कार्बन के साथ इंक्रीज हो रही है। अब फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे। फेडरल की बुक उठा के देखें तो पेज नंबर 47 पे एक टेबल बना है, कॉमन टाइप ऑफ फैटी एसिड 2.6 टेबल है, उसमें 2 सेचुरेटेड और 2 अनसेचुरेटेड का जिक्र है। बट कुछ एग्जाम्पल्स ये उधर भी है, थ्योरी में भी लिखे हुए हैं। उसमें से पहली एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, लिख ले अपने पास। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन है, ये दोनों सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। फिर पल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये उधर लिखा हुआ है, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सेचुरेटेड के कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सेचुरेटेड की एग्जाम्पल आप देखें तो पल्मेटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन है। क्या है इसमें? 16 कार्बन है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, अगर आप इस सेचुरेटेड में स्टेरिक एसिड देखें, स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 है। अब कंपेयर करते हैं, देखें इधर 16 कार्बन तो 63, इधर 18 कार्बन तो 70। 16 कार्बन 63, 18 कार्बन 70। क्या फर्क हुआ? फर्क तो नंबर ऑफ कार्बन का, तो फार्मूला ऊपर मैंने लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंक्रीज दिस 3 प्रॉपर्टीज। अब यहां एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसको कंपेयर करेंगे अनसेचुरेटेड से, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो भाई अनसेचुरेटेड के 2 एग्जाम्पल इधर हैं। एक है ओलिक एसिड, दिस ओलिक एसिड इज मेड अप ऑफ 18 कार्बन। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखें, गौर कर स्क्रीन की तरफ, स्टेरिक एसिड में 18 है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ओलिक एसिड में 18 है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मसला ये है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट एक का मेल्टिंग पॉइंट आसमान से बातें कर रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्क क्या है? फर्क ये है कि सेचुरेटेड सॉलिड होता है और अनसेचुरेटेड लिक्विड होता है।
सैचुरेटेड सॉलिड होता है और अनसैचुरेटेड लिक्विड होता है। एक और हमारे पास है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन है, ये भी अनसैचुरेटेड है, इसका -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल इज दैट कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो बेटा फैटी एसिड का टॉपिक सब टॉपिक लिपिड के टॉपिक में इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं, बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज के लिए, तो कोशिश करें कि इसमें से कोई गलती ना हो। क्लियर? फैटी एसिड की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब आते हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन की तरफ कि ये जो यूनिट्स हमने लिखे हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, इन यूनिट्स को कंबाइन करेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट नंबर्स, रेशोज में, तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के लिपिड्स बनेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास एसाइल ग्लाइसराइड। इस वक्त हम डिस्कस करेंगे एसाइल ग्लाइसराइड, फास्फोलिपिड, वैक्सेस, स्टीराइड, टर्पिनाइड और एक जो फेडरल में है और केपी में नहीं है प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सबको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, गौर करें, पहली क्लास को शुरू करते हैं, वो है हमारे पास एसाइल ग्लाइसराइड। मैंने पहले भी बताया इस चैप्टर को ज़रूर फेडरल से आप कवर करें ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। द फर्स्ट क्लास एसाइल ग्लाइसराइड। एसाइल ग्लाइसराइड असल में बनता है हमारे पास ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड है एसाइल ग्लाइसराइड। ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के ईस्टर बॉन्ड से बनता है। तो आप ज़रा गौर से देखना आपने, क्योंकि फिर से वही बात, केपी में सिर्फ ट्राईग्लाइसराइड डिस्कस है और फेडरल में मोनोग्लाइसराइड, डाईग्लाइसराइड और ट्राईग्लाइसराइड। तो इसकी कंपोजिशन आपने अलग करनी है और ये देखना है कि कौन सा इसमें से नेचुरल है। तो बहुत सिंपल सी बात करने लगा हूं। अगर आप ग्लाइसरोल यहां एक ड्रा करें ना, ग्लाइसरोल जो 3 कार्बन का है और इधर हाइड्रोक्सिल है, मैंने पहले कहा दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल अटैच है। देखें, अगर इसके साथ में एक हाइड्रोक्सिल अटैच, सॉरी एक फैटी एसिड अटैच कर दूं, यहां C डबल बॉन्ड O R ग्रुप OH, तो यहाँ ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है ना, ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड। अब देखें, ये जो एक अटैच हुआ इसको कहेंगे मोनोग्लाइसराइड या मोनोग्लाइसरोल। ठीक है, मोनोग्लाइसराइड या मोनोग्लाइसरोल। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब अगर इधर दूसरा फैटी एसिड अटैच हो, फिर से ईस्टर बॉन्ड बनेगा, वाटर रिलीज होगा, फिर इसको कहेंगे डाईग्लाइसराइड। डाईग्लाइसराइड, एक ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड। फिर अगर तीनों अटैच, तीसरा फैटी एसिड अटैच हो जाए, फिर से वाटर बनेगा इधर। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, इसको अब कहेंगे ट्राईग्लाइसराइड। बच्चे एमसीक्यू के लिए ये लिख लें कि ट्राईग्लाइसराइड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसाइल ग्लाइसराइड, इज अ नेचुरल एसाइल ग्लाइसराइड। ट्राईग्लाइसराइड इज अ नेचुरल टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसराइड जिसमें तीनों हाइड्रोक्सिल ऑफ ग्लाइसरोल ये फैटी एसिड के साथ अटैच हो जाते हैं और कोई हाइड्रोक्सिल इस पे चार्ज बेयरिंग नहीं होता। तो ट्राईग्लाइसराइड ही ऐसा ग्लाइसराइड है जिसमें नो चार्ज ऑन OH ग्रुप ये रह जाए। क्लियर हो गई ये कंसेप्ट, ये बात? तो ये हमारे पास लिपिड की एक टाइप है ट्राईग्लाइसराइड। अब अगर आप वैक्सेस देखें, सेकंड क्लास जो है वैक्सेस, तो वैक्सेस की कंपोजिशन फिर होगी अल्कोहल प्लस फैटी एसिड।
अच्छा, अब इसमें देखें तो ये अल्कोहल कौन सा होगा? ये बच्चे 2016 का क्वेश्चन है, 2016 के पेपर में ये एमसीक्यू आया था। ये अल्कोहल होगा मोनोहाइड्रोक्सी। इस लॉन्ग चेन होगा और मोनोहाइड्रोक्सी होगा। क्या मतलब है? नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा होंगे लॉन्ग चेन, और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके एंड पे सिर्फ एक होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा? सिर्फ एक। तो 2016 में एक क्वेश्चन आया था, वैक्सेस आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद डैश अल्कोहल। डैश अल्कोहल में मोनो डाई ट्राई पॉली, तो मोनो इज करेक्ट ऑप्शन, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और ये फैटी एसिड, ये भी इसका लॉन्ग चेन होगा। फैटी एसिड में मैंने कहा ना कि 2 से लेकर 30 तक, एवरेज 16 to 18, तो भाई इसमें 16-18 से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? ये जो वैक्सेस है इसकी कुछ एग्जांपल्स आप सीख लें, हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाए। ह्यूमन बॉडीज में देखें तो एयर वैक्स, कान के अंदर जो येलो सब्सटेंस है ना, एयर वैक्स, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। इस तरह आप बीज वैक्स देख लें, हनी बी, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह आप लीफ के, प्लांट के लीफ के इर्द गिर्द जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिन, ये क्या है? ये वैक्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है? अच्छा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को ये रिड्यूस करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। वैक्सेस जो हैं दिस शो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को ये क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, और ये वाटरप्रूफ लेयर बनाते हैं, वाटरप्रूफ लेयर ये बनाते हैं। सिंथेटिक वैक्सेस जो डिराइवेटिव है असल में पेट्रोलियम के, या पॉलीथीन जिसको कहते हैं, पॉलीइथाइलिन, ठीक है। पैराफिन वैक्स उसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिसको हम आर्टिफिशियल वैक्स बनाते हैं, कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल जब बनाते हैं ना, तो ये असल में डिराइवेटिव है किस चीज़ का? डिराइवेटिव ऑफ पेट्रोलियम। तो ये सिंथेटिक वैक्सेस इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल वैक्सेस इसको कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के वैक्सेस की एग्जांपल्स हैं। इसमें एग्जांपल्स को सीखना, एग्जांपल्स को याद करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। कुछ क्लासेस और पढ़ते हैं, जिसमें से एक क्लास हमारे पास अब फास्फोलिपिड की क्लास है। सॉरी, पेज उड़ गया है, वापस कर देते हैं, इधर आ जाओ भाई। अच्छा जी, देखिए, गौर से देखिए, यह आ गया है आपके आगे एक एनजी खान अकेडमी का नया पेज, और अब इस पे डिस्कस करेंगे कुछ और क्लासेस ऑफ लिपिड। फास्फोलिपिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड इन लिविंग सिस्टम। फास्फोलिपिड में आप कंपोजिशन देखें, बट पहले आपको एक बात सिखाऊं कि फास्फोलिपिड किस चीज़ का डिराइवेटिव है। फॉस्फेटिक एसिड को याद रखना है। फॉस्फेटिक एसिड, इससे ये डिराइव होता है। और कैसे बनता, कैसे है, तो मेरी बात ज़रा गौर से सुने। यहाँ फॉस्फेटिक एसिड ये कंबाइन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो इससे डिफरेंट टाइप के फास्फोलिपिड बनेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स बुक में मौजूद है कुछ 3-4, बट एक लेते हैं कोलिन। कोलिन के साथ अगर फॉस्फेटिक एसिड कंबाइन होगा, कोलिन एक्चुअली नाइट्रोजीनियस बेस है एक, तो ये हमारे पास फास्फोलिपिड बनेगा। इस तरह इथेनॉल एमाइन, जो एमाइनो अल्कोहल है, इसके साथ कंबाइन हो सकता है फॉस्फेटिक एसिड। इस तरह इनोसिटोल एमाइनो अल्कोहल है, इसके साथ कंबाइन हो सकता है। सीरीन जो एक एमाइनो एसिड है, इसके साथ कंबाइन हो सकता है। सो ये फॉस्फेटिक एसिड ये जब कंबाइन होगा इन डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो फास्फोलिपिड
इससे हमारे पास बनेगा। तो इट मीन्स कि आपने इसको याद करना है दैट फॉस्फोलिपिड इज द डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। ठीक है, डाइग्लाइसराइड की तरह एक मॉलिक्यूल है फॉस्फेटिक एसिड, एक ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड से बना होता है। ज़रा मैं उसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, बुक में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, तब आपको मसला होगा। इधर देखें गौर से, अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोजिशन इसकी क्या है, असल में ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि फॉस्फेटिक एसिड क्या है। तवज्जो रखें तो समझ आ जाएगी। मैं इधर लिख रहा हूँ 1 ग्लाइसरोल प्लस 2 फैटी एसिड, 1 ग्लाइसरोल प्लस 2 फैटी एसिड। तो ये क्या हुआ, डाइग्लाइसराइड बना कि नहीं? बट इस ग्लाइसरोल का एक हाइड्रोक्सल रह गया है। वो एक हाइड्रोक्सल जो रह गया है ये कंबाइन होगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये कंबाइन होगा। असल में फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन है 1 ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड। Point to be noted for MCQ, the most common form of phospholipid, common type of phospholipid, इसको लेसिथीन कहा जाता है। 2 नाम याद करने हैं। लेसिथीन इसको जनरली कहा जाता है, केमिकली इसको देखे तो फॉस्फेटाइडल कोलिन है। क्या है? फॉस्फेटाइडल कोलिन, वही नाइट्रोजनस बेस वाला जो पहले यहाँ मैंने डिस्कस किया ये। ठीक है, तो लेसिथीन इज एक्चुअली फॉस्फेटाइडल कोलिन। ये पॉइंट बच्चे भूलना नहीं है, ये एमसीक्यूज के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रूरी है। ओवरऑल फॉस्फोलिपिड देखें तो वाटर इनसॉल्युबल, फैटी एसिड चूंकि इसमें 2 है तो वाटर इनसॉल्युबल होगा, बट मोर सॉल्युबल देन एसाइल ग्लाइसराइड। इस पॉइंट को एमसीक्यू के लिए याद कर लें कि फॉस्फोलिपिड इज मोर सॉल्युबल देन ट्राइग्लाइसराइड। अच्छा, याद कर ले, एक और पॉइंट जहन में आ रहा है, ये ट्राइग्लाइसराइड एनर्जी का बेस्ट सोर्स है। दिस गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज एनर्जी डिपेंड करता है ये CH बॉन्ड के ऊपर। तो इसमें CH बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये हुआ बच्चे फॉस्फोलिपिड। एक और टाइप जो बुक में लिखा है, 3rd टाइप, नहीं 3 तो हमने पढ़ लिए हैं, 4th टाइप, ये नंबर 3 है। 4th पढ़ते हैं जरा, टर्पिनाइड। टर्पिनाइड क्या है बच्चे? टर्पिनाइड बना है रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोप्रीन से। अब आइसोप्रीन यूनिट क्या है, तवज्जो करें, बिल्कुल गौर से स्क्रीन की तरफ देखिए। CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, बिल्कुल गौर से एक एक चीज देखते जाएं। डबल बॉन्डेड CH2 और इसके साथ यहां CH3। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक इधर हाइड्रोजन है। ये एक आइसोप्रीन है। क्या है? एक आइसोप्रीन है। बिल्कुल गौर से ये बात सीखनी है, बहुत जरूरी है। जब इसकी कंडेंसेशन होती है और 2 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन हो जाए, जब कंडेंसेशन हो जाए, 2 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन हो जाए, तो 2 आइसोप्रीन को मोनोटर्पीन कहते हैं। मतलब एक टर्पीन 2 आइसोप्रीन से बनता है। मोनोटर्पीन 2 आइसोप्रीन से बनता है। फिर 4 आइसोप्रीन हो, अगर आइसोप्रीन यूनिट क्या हो, 4 आइसोप्रीन हो, तो 2 से मोनो बनता है, तो 4 से डाई बनेगा। डाइटर्पिनाइड या डाइटर्पीन इसको कहेंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइटर्पीन विटामिन ए, बट असल में ये बीटा कैरोटीन
की जब ब्रेकडाउन होती है तो 2 विटामिन ए उससे सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। या फाइटोल चेन देख लें, जो कि फाइटोल टेल है, क्लोरोफिल में भी है, मैग्नीशियम उसमें भी, हीमोग्लोबिन में भी है, इसको देख लें। ठीक है, अगर 6 यूनिट कंबाइन होंगे तो ट्राइटरपीन, 8 यूनिट तो टेट्राटरपीन, इस तरह चलते जाएं। पॉलीटरपीन जिसमें मैनी यूनिट्स हैं, उसकी एक बेस्ट एग्जांपल रबर है, सिंथेटिक रबर हमारे पास, ये पॉलीटरपीन है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्पिनाइड यूनिट्स क्या होंगे, ज़्यादा। एक गलती बच्चे यहाँ करते हैं, वो सिखाना चाह रहा हूँ, ज़रूरी है। जो टर्पीन है ना, टर्पीन ये यूनिट नहीं है, टर्पीन यूनिट नहीं है। ये मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, ट्राइटर्पीन, पॉलीटर्पीन, ये बच्चे एग्जाम्पल्स हैं। क्या है, एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि टर्पीन नाम लिखा है तो टर्पिनाइड तो यही इसी का यूनिट, इसी से बना होगा। नहीं नहीं नहीं, टर्पीन यूनिट नहीं है, एग्जाम्पल है। यूनिट क्या है, यूनिट आइसोप्रीन है, जिसका ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है मैंने, ये आइसोप्रीन है। तो आप इस सेंटेंस को जहन में ऐसे रखें, टर्पीन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्पिनाइड एंड आइसोप्रीन इज द यूनिट ऑफ टर्पिनाइड। फिर से, टर्पीन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्पिनाइड एंड आइसोप्रीन इज द यूनिट ऑफ टर्पिनाइड। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा जी, आते हैं 2 क्लासेस और भी है, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया है, बट चूँकि पॉइंट्स बुक्स में थोड़े से ज़्यादा है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को क्लियर करूँ, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े और आप यही देखें कि एमसीक्यू आपके सामने जैसे ही आए आप उसको सॉल्व कर लें। ख्वाहिश यही है मेरी कि जैसे ही कोई एमसीक्यू सामने आए आपके NMDK में, और वो सॉल्व कर लें आप। Steroids, another very important type of lipid, steroid. This one do not contain, just like terpenide, इसमें ग्लाइसरोल और फैटी एसिड नहीं है, ये डिराइवेटिव वाला है। नो ग्लाइसरोल एंड नो फैटी एसिड। अब तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए, जब ये नहीं है तो यही सोचेंगे आप कि ये बना किस चीज़ से है। जब ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है ही नहीं तो स्टीराइड बना किस चीज से है। मैं आपको बताऊं, इसकी कंपोजिशन लिख लें, 4 फ्यूज्ड रिंग्स ऑफ 17 कार्बन। 4 रिंग्स है, उसमें 17 कार्बन है। मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको जरा, 3 रिंग्स वो 6 कार्बन के हैं, और आखिरी जो चौथा नंबर रिंग है वो 5 कार्बन का। सही है ना? ड्रा कर लेते हैं, चले कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। गौर करें, शाबाश। रिंग नंबर 1 6 कार्बन, जल्दी जल्दी ड्रा कर रहा हूँ। रिंग नंबर 2 6 कार्बन, रिंग नंबर 3 ये 6 कार्बन, रिंग नंबर 4 ये 6 कार्बन। हो गया 4 रिंग, 1 2 3 4, 3 में 6 कार्बन, इससे 1 में 4। चूंकि 2 कार्बन फ्यूज है इसलिए टोटल नंबर रिड्यूस टू 17। अब अगर हमारे पास ये 4 फ्यूज्ड रिंग हर एक स्टीराइड में मौजूद है, तो डिफरेंस बिटवीन स्टीराइड्स ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा। वन स्टीराइड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो 3 फंक्शनल ग्रुप सीख लें, जो स्पेशली KPK के बुक में स्ट्रक्चर भी ड्रा है। मैं यहाँ ड्रा करके आपके सामने लिख रहा हूँ। देखें, अगर CH3 उठा के इसके साथ मिला लें, इससे बन जाएगा टेस्टोस्टेरोन। लिख ले अपने पास, मेल सेक्स हार्मोन है, क्योंकि आपने पढ़ा है ऑलरेडी, सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ C नहीं है, ये बॉन्ड इधर बन जाएगा। अगर इसको उठा के इधर लगा लें, इससे बन जाएगा एल्डोस्टेरोन, और आपको ऑलरेडी पता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड। समझ आ गया? ये 1, ये 2। नंबर 3, एक 5 कार्बन का रिंग है और इस पे 2 CH3 अटैच है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड यू नो कि all steroid hormones that derive from cholesterol, the precursor of all steroid hormones, ठीक है ना? precursor of all steroid hormones, all hormones नहीं, all steroid hormone। हो गया कंसेप्ट क्लियर?
अच्छा, यहां फेडरल की बुक जब आप उठाएंगे ना तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसका नेचर क्या है? इनका नेचर बच्चे स्टीराइड है। इस तरह बाइल साल्ट जो फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए है, विटामिन डी जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये भी हमारे पास क्या है? स्टीराइड इन नेचर है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? सो जो स्टीराइड्स हैं इसमें से कोलेस्ट्रॉल स्पेशली उठा के देखें तो जो हार्मोन्स हैं, स्टीराइड हार्मोन्स जो हैं, ये डिराइव हुए हैं किस चीज से? कोलेस्ट्रॉल से। लास्ट जो आपके बुक में क्लास है वो कौन सी क्लास है, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो सिर्फ फेडरल में है ये है, हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी ये गलत हो गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए बच्चे, इस वर्ड को आपने दो डिफरेंट चैप्टर्स में सुना होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी हमने डिस्कस किया है और इम्यूनिटी में भी आप इसको सुनते हैं, इम्यूनिटी में भी, केमिकल कोऑर्डिनेशन में। तो इधर दो तीन बातें इसके बारे में लिखेंगे जो एमसीक्यूज में आने वाली है। वो क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन की लोकेशन, पहली बात ये मेमिलियन टिश्यू में है और असल में ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। किस चीज का डिराइवेटिव है? एराकिडोनिक एसिड। तो पहला पॉइंट ये लिखूंगा, डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, ये लिखे। और ये लिख ले कि ये हार्मोन है। क्या है? फंक्शनली हार्मोन है। और ये लिखे कि इसका जो लोकेशन है इसकी वो क्या है? वो टिश्यूज है, मेमिलियन टिश्यूज है। क्लियर है ये बात? अच्छा, फंक्शंस अगर आप इसके देखें तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, यानी डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख लेता हूं, मेंटेन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। रिड्यूस भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि ये मेंटेन करता है। इसी तरह दिस आल्सो हेल्प इन इम्यून सिस्टम, स्पेशली इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। स्पेशली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है इसकी मेंटेनेंस, यहाँ पे जो फीवर को इंड्यूस करता है, ये इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है। ये हमारे पास इसके डिफरेंट फंक्शन है। जो बोन ब्लड क्लॉटिंग जब होती है तो ब्लड क्लॉटिंग के फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप एग्रीगेशन का जो स्टेप है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उसमें ये इन्वॉल्व है। एबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, पेन को रिलीव करना, डिक्रीज करना या फीवर को रिड्यूस करना, ये डिपेंड करता है कि इनहिबिशन हो प्रोस्टाग्लैंडिन की। देखें, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, चूंकि केमिकल इम्यूनिटी में भी है तो मसला ना हो आपको। इधर जरा लिख लेता हूं, बिल्कुल गौर से देखिए, आखिरी पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं इस लेक्चर का। प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इसकी ओवर सिक्रीशन, सिंथेसिस, इसको इनहेबिट किया जाता है। कैसे? आपने एस्प्रिन पानी में डाल के ले लिया, डिस्प्रिन जो आपकी फेवरेट है एस्प्रिन, इसको वाटर में डालते हैं, इसको पी लेते हैं, इससे ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहेबिट होगा। क्या होगा? इनहेबिट होगी इसकी सिंथेसिस, तभी जाके ये पेन को रिलीव करेगा और फीवर को रिड्यूस करेगा। इसके बगैर ये ना तो फीवर को रिड्यूस कर सकता है और ना तो ये पेन को डिक्रीज कर सकता है। सो अ लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर देयर। तो कोशिश करें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले, इम्यूनिटी वाले, यहाँ के जो पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े आगे। इस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से लिपिड्स को, उसके दोनों यूनिट्स ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को, फिर एसाइल ग्लाइसराइड, फास्फोलिपिड, वैक्सेस, टर्पिनाइड, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन, 6 क्लासेस को डिटेल से पढ़ा। सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह इसके कवर हो गए होंगे। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। मिलते हैं एक और लेक्चर में।
जिसमें डिस्कस करेंगे अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और वो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ के लिए, जिसको जनरली हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में हम जाके बेसिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट कंबाइन होंगे तो मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एटसेट्रा ये कैसे होंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड के लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यह है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, छोटा सा टॉपिक है बट अक्सर इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो पॉइंट्स जो ज़रूरी है वो आपने सीखने हैं, इसको रीड करना है, और बेस्ट इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो इसके एग्जांपल्स हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल किसको कहते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जब मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से वो बना हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ये डिफरेंट लेक्चर्स में साथ साथ हमने इसको डिस्कस किया, बट यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करता चलूँ। एक इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन है, फिर एक हमारे पास लिपो प्रोटीन है, फिर हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन है, फिर हमारे पास ग्लाइको लिपिड है। ये चार आपके कोर्स में मौजूद है। अब सबसे पहले इनकी कंपोजिशन कवर करें। न्यूक्लियो प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लिक एसिड प्लस इसके साथ क्या होगा, प्रोटीन। लिपोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है लिपिड प्लस प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। क्लियर? अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सीखना है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यू इससे आते हैं अक्सर। न्यूक्लियो प्रोटीन में हमारे पास डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक है डीएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है ना, तो डीएनए प्लस प्रोटीन, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्रोमोसोम, एक इसको याद कर लें। फिर सेकंड एग्जांपल आरएनए प्लस प्रोटीन, तो आरएनए प्लस प्रोटीन की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हैं। लिपोप्रोटीन ये होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल स्पेशली, तो ये हमारे पास लिपोप्रोटीन इसमें होता है। ग्लाइकोप्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी है, प्लस जो हमारे पास एग एल्बुमिन है, एग वाइट पार्ट जो है उसके अंदर भी है। ग्लाइकोलिपिड ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद है, प्लस इसमें ये आप देखें ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी मौजूद है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसमें कंडेंसेशन ज़्यादातर होती है डिफरेंट जगहों पे जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से ज़्यादा टाइप यानी डिफरेंट टाइप्स के जब कंबाइन होंगे तो ये कंजुगेटेड। इसकी एग्जांपल्स और याद कर लें कि कौन सा हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये था आपका चैप्टर का आखिरी लेक्चर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बट इंतहाई कंसेप्चुअल चैप्टर है, उस पर बात करेंगे, डिटेल से बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें। ये चैप्टर बहुत डिटेल से आपको कराया है, तीनों बुक्स को साथ लेके चले हैं और काफ़ी इसमें एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू रिच चैप्टर है, तो कोशिश करें इस पर प्रैक्टिस आप एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।